पिछले कुछ दिनों से चित्रा पति में आए इस नए बदलाव को देख और समझ रही थी। जब भी चित्रा अनिल को फ़ोन करती तो ज़्यादातर उसका फ़ोन व्यस्त ही आता। अनिल का अब घर लौटने का समय भी काफ़ी हद तक बदल गया था। वीकेंड्स पर अनिल कोई ना कोई बाहर घूमने का प्लान जरूर बनाते थे, लेकिन अब दोस्तों का बहाना बनाकर हमेशा गायब रहते हैं। जहाँ तक अनिल के दोस्तों को जानती हूँ तो वह गिनकर दो ही हैं। दोनों सीधे सरल और पारिवारिक किस्म के लोग हैं। दोनों अपनी पत्नी और बच्चों को ही सबसे ज़्यादा महत्व देने वाले लोग। अरे चित्रा, खर्चा थोड़ा कम करो। देख रहा हूँ सारा का सारा घर के खर्च में ही चला जा रहा है। थोड़ी किफ़ायती बनो। और जब देखो तब तुम टीवी और एसी चालू की रहती हो। तुम्हें मैनेज करना सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, तो आप एक एक चीज़ गिन कर निकालेंगे, और वे सब क्या जो तुम 5-5 हज़ार की परफ्यूम इस्तेमाल कर रहे हो? और तो और आए दिन तुम कार का ही इस्तेमाल करते हो। डीजल कितना महंगा है, क्या मुझे पता नहीं? एक दिन जब चित्रा ने कुछ पैसे मांगे तो अनिल का यह जवाब था, जिससे दोनों के बीच तकरार हो गया। ऐसा नहीं था कि चित्रा खुद कुछ नहीं करती थी। वो समय काटने के लिए एक कम सैलरी वाली जॉब करती थी। आजकल चित्रा की रातों की नींद गायब थी। रह रह कर बेचैन हो जाती। कैसी विडंबना थी कि जो पति उसकी मर्जी के बिना एक कदम भी नहीं उठाता था, आज एक एक बात निकालकर उससे झगड़ लेता है। अकेली चित्रा स्थिति को बदलने की लाख कोशिश करती रही, लेकिन कुछ बदल नहीं रहा था। एक दिन दोनों ने सिनेमा हॉल में नई फिल्म देखने का प्रोग्राम बनाया। रात को तो अनिल ने हाँ कह दिया, लेकिन सुबह होते ही उनका एक बहाना तैयार था। मुझे अर्जेंटली एक काम आ गया है और मेरे बिना यह काम असंभव है, इसीलिए प्लीज़ मुझे माफ़ करो। एक काम करो, या फिर तुम नमिता के साथ चली जाओ। अब तो फिर रोज़ नए बहाने बनने लगे। आज स्टाफ मीटिंग है तो आज कुछ और। आखिरकार इन सब बातों का परिणाम निकल ही आया। एक दिन उसने अनिल को रंगे हाथों पकड़ लिया। चित्रा अपनी सहेली सलोनी के साथ सुपरमार्केट में खरीदारी कर रही थी कि सलोनी ने उसे कोचते हुए कहा, चित्रा उधर देख, तेरा पति बैठा है वहाँ उस कॉफ़ी शॉप में। और यह उसके साथ कौन है भाई? यह तो कोई छात्रा दिखती है, पर इन्हें देखने से तो नहीं लगता कि ये पढ़ाई लिखाई की बातें कर रहे हैं। चित्रा, मुझे तो कुछ दाल में काला नज़र आता है। सच तो यह है कि मैंने एक उड़ती हुई खबर सुनी है कि तेरे पति का किसी छात्रा के साथ अफेयर चल रहा है। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। चित्रा का चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। चित्रा, तूने गौर किया किस तरह ये दोनों दीन दुनिया से बेखबर एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल ऐसे बातें कर रहे हैं जैसे लवर हों? मुझे तो आसार अच्छे नज़र नहीं लगते। चित्रा, तू अपने पति की लगाम कस कर रख, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा। चित्रा गुस्से से होठ चबाते हुए बोली, आने दो अनिल को घर पर। आज उसकी ऐसी खबर लूंगी कि ज़िंदगी भर याद रखेगा। उसे अपने पद की गरिमा का भी ख्याल नहीं। इस तरह खुलेआम अपनी छात्रा के साथ रोमांस लड़ाने का क्या मतलब? आज मैंने तुम्हें मॉल में देखा। वह लड़की कौन थी जिसके साथ तुम बैठे कॉफ़ी पी रहे थे? चित्रा ने सवाल दागा। अनिल चौकन्ना हो गया। वह तो अन्नू है, मेरी एक छात्रा। रिसर्च कर रही है और जब तक मुझसे मदद मांगने आ जाती है। लेकिन यह काम कॉलेज में या अपने घर में भी तो हो सकता है। तुम जानते हो, पब्लिक प्लेस में तुम्हें किसी लड़की के साथ देखकर लोग इसका गलत मतलब निकाल सकते हैं। ओ, अनिल ने मुंह बिचकाया। लोगों का क्या, उन्हें तो तिल का ताड़ बनाने में देर नहीं लगती। आजकल लड़का लड़की साथ बैठे हो तो कोई परवाह नहीं करता। सो तो है, पर फिर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए ताकि किसी को उंगली उठाने का मौका ना मिले। वह खोद खोद कर अनिल से सवाल पूछती रही। आखिर सच्चाई सामने आ ही गई। अब असली बात सुन ही लो तो बेहतर है। मैं तुम्हें कई दिनों से बताना चाह रहा था और सही मौके की तलाश में था। मैं और अनु एक दूसरे को चाहते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। चित्रा को एक झटका लगा। यह क्या कह रहे हो अनिल? यह क्या हो गया है तुम्हें? ज़रा अपनी मान मर्यादा का तो ख्याल रखो।
वह लड़की तुमसे उम्र में काफ़ी छोटी है। इससे क्या होता है? अनिल, पागल ना बनो। उसने उसे प्यार से समझाना चाहा, पर अनिल अपनी बात पर अड़ा रहा। ठीक है, चित्रा ने मौके की नज़ाकत समझते हुए हथियार डाल दिए। उसने स्थिति से समझौता करने की सोची। मैं तुम्हारी भावनाओं की कद्र करती हूँ। तुम उस लड़की के प्रति आकर्षित हो और वह भी तुम्हें सह दे रही है। हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और हो सकता है कि तुम अपनी ज़िंदगी में कुछ नयापन चाह रहे हो। खैर, जो हुआ सो हुआ। मैं तुम्हारी इस क्षणिक कमजोरी को, इस गलती को नज़रअंदाज करने के लिए तैयार हूँ। अब यह नादानी छोड़ो और उस मुई अनु को अलविदा कहकर मेरे पास वापस आ जाओ। नहीं, हमने तय कर लिया है कि हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। डिवोर्स? चित्रा के दिमाग में जैसे एक हथौड़ा लगा। एक बारगी डिवोर्स की मांग। तो मामला यहाँ तक पहुँच चुका है, उसने सोचा। अनिल, यह तुम क्या कह रहे हो? चित्रा के होठ थर्राए। हमने प्रेम विवाह किया था, इतने साल साथ बिताए हैं। क्या यह बात तुम्हारे लिए मायने नहीं रखती? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें इतना बस बताना चाहता हूँ कि मेरा इरादा अटल है। मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। बस मैं और अनु शादी के बंधन में बंधना चाहते हैं। अनिल? उसके मुंह से एक चीख निकली, पर अनिल कहाँ पसीजने वाला था। चित्रा के गिड़गिड़ाने और उसके आंसुओं का उस पर कोई असर नहीं हुआ। वह एकटक देखती रही और अनिल एक छोटी अटैची में अपना सामान भर कर चला गया। अब क्या करे वह? उसने अपने से सवाल किया। अब वह भी उस जमात में शामिल हो जाएगी, तलाकशुदा, बेचारी, पति की ठुकराई हुई, अकेली। कल तक उसकी सखी सहेलियां उससे रश्क करती थीं। आपस में बातें करते हुए वे कहती, कितना सीधा पति मिला है चित्रा को, उसके इशारों पर नाचता है। सबसे बड़ी बात यह है कि वह चित्रा को छोड़ किसी और की तरफ देखता भी नहीं। भाई चित्रा, हमें भी यह गुण बताओ कि अपने पति को कैसे वश में रखा जाता है। तब चित्रा हंस देती। मेरा पति शादी के पहले अपनी माँ का पल्लू थामे रहता था, अब मेरे आंचल से बंधा हुआ है। वे सब ठहाका लगाकर हंसती और चित्रा फूली ना समाती, पर पलक झपकते ही उसका नीड़ बिखर गया था। उसके सपनों का महल ताश के पत्तों से भर भरा कर गिर गया था। अब क्या करे वह? मायके चली जाए, पर वहाँ उसके लिए कौन बैठा था? एक माँ थी जो कभी की चल बसी थी, और ससुराल में उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। उसे अनिल के शब्द याद आए, मैं अनु के बिना नहीं जी सकता। वह जोर से हंसी। यही सब तो अनिल ने एक दिन उससे भी कहा था। चित्रा अचानक पिछली यादों में खो गई। वह उस समय अनु की उम्र की ही थी। कॉलेज में पहले ही दिन उसकी सहेलियों ने उससे कहा, तुझे खुश होना चाहिए कि तेरा प्रोफेसर अनिल बाबू है। क्यों, कोई तोप है वह? उसने लापरवाही से कहा। अरे, तू उसे देख लेगी तो होश खो बैठेगी। कितना हैंडसम है वह। हीरो है क्या? अरे, कॉलेज की लड़कियां उसके आगे पीछे मंडराती हैं, पर वह है कि किसी को घास ही नहीं डालता। क्यों भला? उसे कुतूहल हुआ। क्या बताएं, बड़ा ही रूखा है, एकदम नीरस। बस यूँ समझो कि किताबी कीड़ा है। ना किसी में क्लास में आता है और पढ़ा कर चला जाता है, ना किसी से लेना ना देना, किसी लड़की की और ताकता भी नहीं। अच्छा, हाँ, हम सब कोशिश करके हार गए, किसी को लिफ्ट नहीं देता, बड़ी टेढ़ी खीर है। अभी उसका पाला चित्रा नामक लड़की से नहीं पड़ा है। वह मुस्कुरा कर बोली, अच्छा जी, इतना गुमान है अपने रंग रूप पर। मैं शर्त लगाती हूँ कि तू उसे डिगा नहीं सकेगी, मुंह की खाएगी और अपना सा मुँह लेकर आएगी। शीला ने कहा। लगी शर्त। मैं दावे से कहती हूँ कि फर्स्ट ईयर ख़त्म होते होते प्रोफेसर साहब मेरी जेब में होंगे। अगर जीत गई तो तुम्हें मुझे होटल में दावत देनी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तुम लोगों को चाट खिलाऊंगी। डन। उन्होंने परस्पर हाथ मिलाया। अब चित्रा जानबूझकर अनिल का ध्यान अपनी तरफ खींचने का प्रयास करती। वह क्लास में कोई सवाल पूछता तो झट अपना हाथ उठा देती, उसके सवालों का उल्टा पुल्टा जवाब देती। बाकी विद्यार्थी हंसते और
अनिल खिसियाता उसे अपने चश्मे के अंदर से घूरता। क्लास में देर से आती ताकि अनिल का ध्यान उसकी तरफ खींचे। जब उसने सुना कि अनिल एक नाटक का निर्देशन करने वाला है तो झट नाटक में भाग लेने पहुंच गई। उसके बाद वह उसके पास जब तब अपने प्रश्नों के समाधान के लिए पहुंच जाती। एक दिन उसने केक का डब्बा आगे बढ़ाते हुए कहा, लीजिए सर, यह क्या है? आज मेरा जन्मदिन है। ये मेरी माँ का बनाया हुआ केक है जो उन्होंने गोवा से भेजा है और मैं आपके लिए लाई हूँ। ओह थैंक यू। उसने केक का टुकड़ा मुंह में भर लिया। दूसरे दिन वह गेट से बाहर निकली तो अनिल ने उसे अपनी कार से आवाज़ दी, सुनिए मिस चित्रा। चित्रा ने चौंकने का नाटक किया। ओह सर, आप हैं? कहिए, मुझसे कोई काम था? हाँ, मैं तुम्हारे लिए फूल लाया था। उसने गुच्छा आगे किया। तुम्हारे जन्मदिन का तोहफा। ओह, वह हर्ष से किलकी। कितनी सुंदर फूल है, वे भी लाल गुलाब के, जो मुझे बेहद पसंद हैं। क्या मैं आपको कहीं ड्रॉप कर सकता हूँ? अनिल ने झिझकते हुए कहा। ओह शुक्रिया सर, पर आपको मेरी वजह से परेशानी होगी। मैं लेडीज़ हॉस्टल में रहती हूँ। मैं भी उसी एरिया में रहता हूँ। आपको रास्ते में छोड़ता चला जाऊँगा। ओह, बड़ा शानदार एरिया है। हाँ, मेरा किराए का मकान है। क्या तुम कभी मेरे परिवार से मिलना चाहोगी? अवश्य, जब आप कहें। यहाँ गाड़ी रोक लीजिए। इन फूलों के लिए अनेक धन्यवाद। बाय द वे सर, आप क्या जानते हैं कि लाल गुलाब प्यार का प्रतीक होता है? अच्छा, यह बात मैं नहीं जानता था। हाँ, लाल गुलाब खासकर उन्हीं लोगों को दिया जाता है जिनके लिए मन में प्यार हो, मसलन प्रेयसी या पत्नी। वह उसकी ओर देखता रह गया। चित्रा खिलखिलाते हुए हॉस्टल के गेट के अंदर दाखिल हो गई। उसकी सहेलियों ने उसे होटल में खाना खिलाया और अंतिम परीक्षा पास करके वह निकली तो समारोह के दिन उसके एक हाथ में कॉलेज की डिग्री थी और दूसरे हाथ की उंगली में अनिल की दी हुई सगाई की अंगूठी झिलमिला रही थी। पहला झटका उसे तब लगा जब उसने जाना कि अनिल के माता पिता उन दोनों की शादी के खिलाफ हैं। क्या इस पूरे शहर में तुझे इसे छोड़कर और कोई लड़की नहीं मिली? माँ बाप ने लताड़ा। हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं और वह कैसे जमेगा? हमारे खान पान रहन सहन में जमीन आसमान का अंतर है। अनिल ने अपने पिता को किसी तरह समझा बुझा लिया था, पर माँ अड़ के बैठी थी। अरे, सिर्फ सुंदर और पढ़ी लिखी होने से क्या होता है? उन्होंने बहस की। शादी के लिए लड़की का कुल, गोत्र और खानदान देखा जाता है, कुंडलियाँ मिलाई जाती हैं। यह सब जब चित्रा ने सुना तो तिलमिला गई। छोड़ो यह सब, इन बातों से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने माँ से साफ कह दिया है कि मैं शादी करूँगा तो केवल तुमसे। आखिर मैं अपनी माँ का इकलौता लाडला बेटा हूँ और यह घर भी मेरी बदौलत चलता है, इसीलिए माँ को मेरी बात माननी ही पड़ी। शादी के बाद हनीमून मनाकर वे घर में दाखिल हुए तो चित्रा की सास अपर्णा ने उससे कहा, देखो चित्रा, अब तुम इस घर की बहू हो, पर एक बात मैं तुम्हें साफ साफ बता देना चाहती हूँ। मेरी रसोई में प्रवेश ना करना। मेरी सास छुआछूत बहुत मानती है और किसी का छुआ नहीं खाती। जी, चित्रा बोली, पर उसका सर्वांग सुलग उठा। एक बात और, सवेरे जब उठो तो साड़ी पहनकर बाहर आना। घर के बड़े बूढ़ों का थोड़ा बहुत लिहाज तो करना ही पड़ेगा। जी, चित्रा बोली। उसने मन ही मन अपने दांत पीसे। घर में घुसते ही इतनी हिदायतें, बंदी से। घर भी क्या था, एक खंडहर, बदरंग दीवारें, जगह जगह से प्लास्टर उखड़ा हुआ, दड़बे जैसे कमरे। उसे और अनिल को सबसे अच्छा कमरा दिया गया था। कमरा क्या, एक कोठरी था। एक बात उसे बहुत अखरती थी, देर रात तक घर के लोग जागते रहते थे। अनिल के पिता दमे के मरीज थे और निरंतर खांसते रहते थे। सवेरे 5 बजे सांस उठ जाती और किचन में खटर पटर करने लगती। एक दिन पार्क में बैठे बैठे उसने अनिल के कंधे पर सिर रख दिया। अनिल, आज का दिन कितना अच्छा गुजरा। काश हमें एकांत खोजने के लिए घर से बाहर ना आना होता। क्यों अनिल, क्या हम अलग मकान में शिफ्ट नहीं कर सकते? छोटा सा एक बेडरूम वाला, किराए का ही सही। यह कैसे संभव है डार्लिंग? 2 घर चलाना मेरे लिए मुमकिन नहीं और मैं एक एक पैसा अपनी बहनों की शादी के लिए जोड़ रहा हूँ।
किराए के घर के लिए भी डिपॉजिट की ज़रूरत पड़ती है, वह कहाँ से लाएंगे? ओह, चित्रा ने एक ठंडी सांस भरी। तो सारा खेल पैसों का है। अगर उसका बस चलता तो वह अनिल के परिवार को घर से चलता कर देती और एक अलग घर बसाती जहां वह और अनिल आनंद से रहते। तो कम से कम मुझे कोई नौकरी तो कर लेने दो, उसने कहा। घर पर तो अम्मा मुझे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देती और मैं दिन भर बैठी बैठी बोर होती रहती हूँ। अच्छा, तुम नौकरी करोगी? हाँ, इसमें हरज ही क्या है। मैं ग्रेजुएट हूँ और मैंने सेक्रेटरी का कोर्स भी किया हुआ है। उस रोज़ मेरी सहेली मिली थी। वह बता रही थी कि एक प्राइवेट कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की पोस्ट खाली है, वेतन भी ठीक ठाक है, काम भी हल्का है। क्या कहते हो? ठीक है, तुम्हें जचे तो कर लो। चित्रा अपनी नई नौकरी पर गई तो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके सहकर्मी बड़े मिलनसार थे, पर अपने बॉस शर्मा को लेकर वह तनिक उलझन में पड़ गई। उसके बॉस जरा रंगीन मिजाज के थे। उनकी आदत थी कि दफ्तर में घुसते ही स्टाफ की लड़कियों को छेड़ते, उनसे चूहल करते, सबसे हाय हेलो करते। वे चित्रा की मेज पर रुकते, उसे थोड़ी देर बतियाते, फिर अपने केबिन में दाखिल होते। इस रोमियो से जरा बचकर रहना, उसे उसके सहकर्मियों ने आगाह किया। यह सब लड़कियों से फ्लर्ट करता रहता है, उनके करीब आने की कोशिश करता है, इससे दूरी बनाए रखना। एक दिन शर्मा ने उसे बुलाया। मिस चित्रा, मुझे मालूम हुआ कि तुमने सेक्रेटरी का कोर्स किया हुआ है। मेरी स्टेनो छुट्टी पर गई हुई है। अगर कुछ दिन तक उसका काम भी संभाल लो तो मैं तुम्हारा आभारी होऊंगा। भला वह कैसे इनकार कर सकती थी जब जब उसका इंटरकॉम बज उठता। चित्रा, मेरे केबिन में आना, एक लेटर लिखना है। एक बार तो वह लिफ्ट से नीचे जा रही थी कि शर्मा भी लिफ्ट में आ गया। तुम घर जा रही हो ना? कहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूं? नहीं सर, मैं चली जाऊंगी। लेकिन शर्मा ने उसकी एक ना सुनी। चित्रा, तुम जब मुस्कुराती हो तो तुम्हारे गालों में जो गड्ढे पड़ते हैं ना, वे इतने प्यारे लगते हैं कि क्या बताऊं, शर्मा ने कहा। वह कैंटीन में बैठी घर से लाया हुआ टिफ़िन खा रही थी कि उसकी सहकर्मियों ने प्रवेश किया। हेलो चित्रा, कैसा चल रहा है? ठीक है क्या? क्या बात है, तुम परेशान सी लग रही हो। लगता है अपने दिलफेक आशिक ने कोई गुस्ताखी की है। चित्रा की आंखों में आंसू छलक आए। मैं यह नौकरी छोड़ दूंगी, वह बोली। तुम क्यों नौकरी छोड़ोगी? नौकरी तो उसे छोड़नी होगी। हाँ, हम सब उसके बर्ताव से तंग आ गए हैं, सुप्रिया ने कहा। हम उसे ऐसा सबक सिखाना चाहते हैं कि वह दोबारा कभी लड़कियों को छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। हमने एक प्लान बनाया है, मनीषा ने कहा। तुम साथ दो तो इसे अंजाम दिया जा सकता है। क्या मतलब? उन्होंने उसे बताया। वह सोच में पड़ गई। ओह, मुझे नहीं लगता कि मैं सब कर पाऊंगी, वह बोली। सोच लो, हम तुम्हें इस काम के लिए 1,00,000 रुपए देंगे। 1,00,000? वह चकित हुई। हाँ, हमने ये रुपए चंदा मांग कर इकट्ठे किए हैं। हम किसी भी कीमत पर शर्मा को यहाँ से भगाना चाहते हैं। उसने मेरी बहन का जीवन बर्बाद कर दिया। वह इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आ गई और इसे दिल दे बैठी। वह सोचती थी कि यह अपनी पत्नी को तलाक देकर उससे शादी कर लेगा, पर इसने उसे धोखा दिया। मेरी बहन अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। लेकिन इस काम में बड़ा जोखिम है, उसने आपत्ति की। बिल्कुल नहीं, बात हम चारों के बीच रहेगी, किसी और को कानो कान खबर भी नहीं होगी। सोच लो, 5 मिनट के काम के लिए 1,00,000 मिल रहे हैं। वह उधेड़ बुन में पड़ी रही। बड़ी विषम परिस्थिति थी। पैसा उसकी कमजोरी थी। इतने सारे पैसे हाथ आ गए तो उसकी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। वह और अनिल एक अलग मकान किराए पर ले लेंगे और ज़िंदगी का भरपूर आनंद उठाएंगे। काफ़ी सोच विचार कर उसने निश्चय कर लिया। हमेशा की तरह शर्मा ने उसे बुलाया। वह शॉर्ट हैंड की नोटबुक लेकर गई। फिर शर्मा ने 7 कॉफ़ी पीने की फरमाइश की। वह उसे कॉफ़ी का प्याला थमा ही रही थी कि प्याला छलक गया और गरम गरम कॉफ़ी उसके हाथों पर गिर गई। प्याला उसके हाथों से छूटकर छन से ज़मीन पर जा गिरा। उसके मुंह से चीख निकला। अरे, जरा सी कॉफ़ी ही तो गिरी है, इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है, शर्मा ने कहा। पर उस पर तो जैसे पागलपन सवार हो गया था। वह फिर जोर से चीखी। क्या हुआ, हाथ जल गया क्या? देखूं तो।
शर्मा ने उसका हाथ थामा। उसने उसका हाथ झटक दिया। मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे दूर रहो। शर्मा हक्का बक्का रह गया। यह क्या बक रही हो तुम होश में भी तो हो। तभी अचानक केबिन का द्वार खुला और 4 लोग अंदर घुस आए। क्या बात है, यह हंगामा कैसा है? चित्रा उन लोगों को देखकर रोते हुए बोली, इस आदमी ने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की। शर्मा का चेहरा पीला पड़ गया। यह झूठ है, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया। इसने मुझसे हाथापाई की, मुझे अपनी बाहों में लेना चाहा, मेरे कपड़े फाड़ दिए। झूठ, सरासर झूठ। शर्मा ने सिर हिलाया। चित्रा फुट फुट कर रोने लगी। केबिन में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ के हाथों में कैमरे थे, वे धड़ाधड़ तस्वीरें ले रहे थे। दरअसल वे टीवी और अखबार वाले थे। हमने पुलिस को खबर कर दी है, किसी ने कहा। नहीं, पुलिस मत बुलाओ, शर्मा गिड़गिड़ा रहा था। आप लोग जानते हैं कि यह इल्ज़ाम सरासर झूठ है। आप जो चाहे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मैं इज्जतदार आदमी हूँ। चित्रा जब घर पहुंची तो घर के लोग टीवी के इर्द गिर्द बैठे थे। अनिल का चेहरा उतरा हुआ था। यह सब क्या है? अनिल ने पूछा। अनिल, उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने तुम्हें बताया तो था कि मेरा बॉस बेहुदा हरकतें करता रहता है। आज वह सारी हदें पार कर गया। यह खबर और तुम्हारी शक्ल आज सैकड़ों लोगों ने टीवी पर देखी होगी। मेरी तो इज्जत ही उतर गई। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। कल कॉलेज में लोग तुम्हारे बारे में उल्टे सीधे सवाल करेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगा? अनिल ने अपना सिर थाम लिया। कुछ देर बाद उसने कहा, जाहिर है मैं अब यहाँ नौकरी नहीं कर सकता। मुझे चेन्नई से एक ऑफ़र आया है प्रोफेसर की जॉब के लिए। हम वहीं चलेंगे। और तुम्हारा परिवार? मैं उन्हें हर महीने पैसे भेजता रहूँगा और खोज खबर लेता रहूँगा। ट्रेन में बैठी चित्रा बहुत खुश हो रही थी। उसने अपने मन की मुराद पा ली थी। वह अपने ससुराल के घुटन भरे माहौल से निकल आई थी। उसने अनिल को देखा जो मुंह लटकाए बैठा था। उसे अपने घर वालों से बिछड़ने का बहुत दुख था। चित्रा ने उसके कंधों को घेरते हुए उसकी दिलजोई की। उदास क्यों होते हो डार्लिंग? तुम अपने परिवार के भले के लिए ही तो जा रहे हो। चेन्नई में भी मैं कोई नौकरी कर लूँगी। हम दोनों मिलकर कमाएंगे। मेरे पैसों से घर चलेगा और तुम अपने पैसे घर वालों के लिए जमा करते रहना। अनिल ने उसे देखा, फिर बोला, तुम मेरे लिए यह सब करोगी? क्यों नहीं, बीवी हूँ तुम्हारे सुख दुख की साथी। अनिल ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाया, उसे चूमा। वह भाव विभोर हो गया था। ओ चित्रा, आई रियली लव यू। तुम कितनी भली हो। तुम्हें पत्नी के रूप में पाकर मुझे सब कुछ मिल गया। चित्रा खुशी से भर उठी। वह अनिल के ऊपर सिर्फ अपना अधिकार चाहती थी। अनिल उसके रूप का दीवाना तो था ही, पर वह चाहती थी कि उसका पति सिर्फ उसी का होकर रहे। वह अपने घर वालों को भुलाकर केवल उसकी ही माला जपे। चेन्नई में आकर उसे ऐसा लगा जैसे वह एक निराली दुनिया में आ गई है। उसे और अनिल को रहने के लिए एक सुंदर सा मकान मिल गया। चित्रा ने एक छोटी सी नौकरी कर ली और वहीं उसकी कुछ गहरी दोस्त बन गई। वे लंच टाइम पर साथ बैठकर गपशप करती। अनिल अपनी नौकरी में व्यस्त रहता और जब भी अपने घर वालों से फ़ोन पर बातें करता तो बहुत उदास हो जाता। एक दिन चित्रा ने उसे बियर का गिलास थमाया। यह क्या? तुम तो जानती हो कि मैं शराब नहीं पीता। लेकिन यह शराब नहीं है, इसमें नशा बिल्कुल नहीं होता। कम ऑन डियर, मुझे कंपनी देने के लिए ही सही एक आध घूंट तो पियो। गम भुलाने के लिए अनिल ने बियर पी ली तो, मगर धीरे धीरे उसे इसकी लत पड़ गई। बियर से नशा चढ़ना कम हुआ तो शराब का सहारा लिया। चित्रा भी उसका साथ देती। समय बीतता गया। कुछ ही साल में अनिल ने अपनी बहनों की शादी कर दी। उसकी दादी, नानी व पिता एक के बाद एक चल बसे। अनिल को माँ की चिंता लगी। कुछ साल वे बेटियों के घर पर रहे। जब बहुत असक्त हो गई तो उन्होंने बेटे को पत्र लिखा कि अब इधर उधर भटका नहीं जा रहा, शरीर बहुत कमज़ोर हो गया है। मुझे लगता है कि मेरा अंतिम समय यहाँ पहुँचा है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि मैं अपने बेटे की गोद में सिर रख कर मरूँ। इसीलिए मैंने चेन्नई आने का फैसला कर लिया है। अनिल खुशी से नाच उठा, पर चित्रा चिंतित हो गई। उसने अपनी सहेलियों को यह समाचार दिया तो वे सब एक सुर में बोली, अरे चित्रा, अपनी सास को बुलाने की गलती ना करना, वरना बहुत पछताएगी।
तो अपनी नौकरी करेगी, घर संभालेगी या बीमार सांस की सेवा टहल करेगी। चित्रा ने मन ही मन तय कर लिया कि यदि अनिल की माँ यहाँ आ धमकी तो वह उनसे साफ शब्दों में कह देगी कि अम्मा, यह मेरा घर है, यहाँ सिर्फ मेरी मर्जी चलेगी। मैं अपने घर में जो चाहे करूँ, जो चाहे पकाऊँ खाऊँ, जो चाहे पहनूँ, मुझे पूरा हक है। पर इसकी नौबत ही नहीं आई। कुछ ही दिनों में अनिल को समाचार मिला कि उसकी माँ का अचानक हृदय का दौरा पड़ने से निधन हो गया। फूट फूट कर रोता अनिल अपने आप को कोसता रहा। अब मेरा यहाँ बिल्कुल मन नहीं लगता, बहुत अकेलापन महसूस होता है, वह बोला। ऐसा मत कहो डार्लिंग, चित्रा ने उससे लिपट कर कहा। हमने यहाँ आकर कौन सी जायदाद खड़ी कर ली? अपने परिवार से दूर बेगानों की तरह पड़े हैं, दिन भर जानवरों की तरह खटते हैं। क्यों करते हैं हम इतनी दौड़ धूप, इतनी मेहनत मशक्क़त? किसके लिए करते हैं? मुझे तो लगता है कि हमारा एक बच्चा होना चाहिए। बिना बच्चे के घर सूना लगता है। तुम ठीक कहते हो। दूसरे दिन चित्रा ने अपनी सहेलियों से कहा, मेरा पति चाहता है कि हमारा एक बच्चा हो। और तू क्या चाहती है? सलोनी ने पूछा। मैं अभी से यह जंजाल पालना नहीं चाहती। बिल्कुल ठीक। बच्चा होने के बाद औरत घर से बंध कर रह जाती है, उनका बदन ढीला पड़ जाता है। मर्दों का क्या जाता है, बस हुक्म चला दिया कि एक बच्चा होना चाहिए। आफत तो हम औरतों की होती है। जरा सोचो, बच्चे को 9 महीने कोख में रखो, प्रसव पीड़ा सहो, मर मर कर उसे पालो, और वह जब बड़ा हो जाए और मुंह फेर कर चल दे तो कुछ ना कर सको। होता तो यही है। बच्चे पीछे मुड़कर देखते भी नहीं कि माँ बाप जी रहे हैं कि मर गए। माँ बाप बूढ़े और लाचार हो जाए तो उन्हें वृद्धाश्रम में डालकर सोचते हैं कि उनका कर्तव्य पूरा हो गया। ऐसी औलाद होने से तो बे औलाद ही भले। हाँ, नौमिता ने सलोनी की हाँ में हाँ मिलाई। घर घर की यही कहानी है। लेकिन वे भी क्या करें, यहाँ एक आदमी की तनख्वाह से गुजारा होता नहीं। मियाँ बीवी दोनों को नौकरी करनी पड़ती है। माँ बाप की देखभाल करना उनके लिए मुमकिन नहीं, इसीलिए वृद्धाश्रम की शरण ले लेते हैं। हमारी युवा पीढ़ी तो हमसे भी एक कदम आगे है। उनकी तो शादी की संस्था में भी आस्था नहीं है। किसी से प्रेम हुआ तो साथ रहने लगे, तकरार हुई तो अलग हो गए। बच्चों की चाह हुई तो शादी करते हैं, नहीं तो वे सिर्फ अपने लिए ही तो जीते हैं। भरपूर ऐश करते हैं, खूब मौज मस्ती करते हैं, जिंदगी का पूरा लुत्फ उठाते हैं। यही तो सही अंदाज है जीने का। लेकिन इधर मेरा पति बच्चे के लिए मेरे पीछे हाथ धो कर पड़ा है। चित्रा मुंह बनाकर बोली। उसे बहलाना कौन सी बड़ी बात है, तो चुपचाप गर्भ निरोधक गोलियां खाती रहे, उसे पता भी नहीं चलेगा। अब तुझे इतनी सी बात भी समझानी पड़ेगी क्या? सलोनी ने कहा। मेरी मान तो अपने पति को एक कुत्ते का पिल्ला भेंट कर दे, उसका दिल लग जाएगा, किस्सा खत्म। नौमिता बोली तो सभी ठहाका लगाकर हंस पड़े। दिन अच्छे भले गुजरते जा रहे थे। चित्रा अपनी ही दुनिया में मस्त थी। तंद्रा भंग होते ही चित्रा अनिल और अनु के बीच जो खिचड़ी पक रही थी उसके बारे में सोचने लगी। उसे बिल्कुल भी इस स्थिति का अंदाज़ा न था। अनिल ने सहसा तलाक का नाम उछालकर उसे सख्ते में डाल दिया था। अनिल का हाथ थामकर वह अपने परिवार से दूर चली आई थी। उसी अनिल ने उसे बीच भंवर में लाकर उससे किनारा कर लिया था। कहाँ गए उसके लंबे चौड़े वादे, आजन्म साथ निभाने की कस्में? एक क्षण में उसका प्यार काफुर हो गया था। उसे अपने हाल पर रोना आया। उसने किसी का क्या बिगाड़ा था जो उसे यह सजा मिली? उसने सोचा। उसके मन ने उसकी भत्सरना की। क्या उसने शर्मा पर झूठा इल्जाम लगाकर उसे बेइज्जत नहीं किया? उसे नौकरी छोड़ने पर मजबूर नहीं किया? उसका पारिवारिक सुख चैन नष्ट नहीं किया? उसने सुना था कि शर्मा की पत्नी ने उसे तलाक दे दिया था। यह सब मेरी वजह से हुआ। उसने अपने आप को धिक्कारा। उसे बाद में जाकर पता लगा था कि दफ्तर में कुछ लोगों की शर्मा से दुश्मनी थी। उन्होंने जानबूझकर उसे सरेआम बेइज्जत करने का प्लान बनाया था और इस काम के लिए चित्रा को मुहरा बनाया गया था। चंद रुपयों की खातिर मैंने ऐसा किया। मैंने किसी और का घर उजाड़ कर अपना आशियाना बसाना चाहा था। आज मेरे पास घर है, पर घर वाला जा चुका है। चित्रा ने चारों तरफ नज़र घुमाई। शाम के झुटपुटे में उसका घर उजड़ा हुआ लग रहा था और उसके अंतर मन में एक गहन सन्नाटा पसरा हुआ था। उसके मन से एक हुक निकली।
उसका इतनी लगन से सजाया घर आज सूना पड़ा था। अब उसे इस घर में अकेले रहना था, बिल्कुल अकेले। दोस्तों, ये कहानी यही समाप्त हो गई। कहानी पसंद आई तो इसे लाइक शेयर कमेंट करें। नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नई कहानी से।